इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 के सिविक्स के चैप्टर नंबर 6 को, जिसका नाम है पॉलिटिकल पार्टीज। और यह वीडियो नंबर 3 इस चैप्टर का। इसके पहले 2 वीडियोस के हैं मैंने इस चैप्टर के ऊपर। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, जहां पर प्लेलिस्ट का लिंक है, जिससे आप सारे वीडियोस इस चैप्टर के देख सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि हमारा नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज। और इस वीडियो में हम नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ेंगे और इसके साथ ही जो हमारा स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज है उनके बारे में भी हम जानेंगे। तो देखिए, इंडिया जो है वो एक तरीके का फेडरल सिस्टम फॉलो करता है, और दुनिया के जितने भी डेमोक्रेसीज हैं जो कि फेडरल सिस्टम को फॉलो करते हैं, वहां पर 2 तरीके के पॉलिटिकल पार्टीज आपको देखने को मिल जाएंगे। पहला तो आपका पॉलिटिकल पार्टी होता है जो कि आपको नेशनल लेवल पर होता है, और दूसरा पॉलिटिकल पार्टी होता है जो कि आपको स्टेट लेवल पर होता है। 2 तरीके के पॉलिटिकल पार्टीज आपको इंडिया में भी देखने को मिलते हैं। एक आपको होता है नेशनल पॉलिटिकल पार्टी और दूसरा होता है स्टेट पॉलिटिकल पार्टी। इन दोनों के बारे में यहां पर हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लेकिन इस चीज को पढ़ने से पहले यहां पर एक चीज आपको समझना चाहिए कि ये फेडरल सिस्टम होता क्या है। वैसे तो मुझे लगता है कि आपको पता होगा कि फेडरल सिस्टम क्या होता है, क्योंकि आपने इसके बारे में पहले पढ़ा है। तो देखिए, फेडरल सिस्टम को अगर मैं शॉर्ट में समझाऊं तो इसका सिंपल मतलब होता है संघवाद। यानी कि कोई भी कंट्री जो है उसमें कई सारे छोटे छोटे स्टेट्स बनाए जाते हैं, और वहां पर जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं उनके अपने खुद के गवर्नमेंट होते हैं, और इसी को हम फेडरल सिस्टम कहते हैं। फॉर एग्जांपल, इंडिया में आप देखें तो इंडिया में 2 तरीके के सरकार होते हैं। पहला तो आपका नेशनल लेवल पर होता है, जिसको कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, और दूसरा आपका स्टेट लेवल पर होता है, जिसको कि हम राज्य सरकार या फिर स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा इंडिया है वो एक संघ के रूप में काम करता है, फेडरेशन के रूप में काम करता है, और इंडिया जो है वो फेडरल सिस्टम को फॉलो करता है। और देखिए, इंडिया में इंडिया का फिर जितने भी कंट्रीज हैं डेमोक्रेसी जहां पर फेडरेशन है, वहां पर आपको 2 तरीके के आपको पॉलिटिकल पार्टी देखने को मिलते हैं। पहला तो आपका नेशनल पॉलिटिकल पार्टी हो गया और दूसरा स्टेट पॉलिटिकल पार्टी हो गया। और इंडिया में बहुत सारे ऐसी पार्टीज हैं जिनका पूरे कंट्री वाइड प्रेजेंस मौजूद है, यानी पूरे कंट्री में उनको लोगों का समर्थन मिलता है, और इसके साथ ही वहां पर उनको काफी ज्यादा लोगों से वोट मिलता है। तो इस तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टी होती है इस तरीके के, उनको हम नेशनल पार्टीज कहते हैं, क्योंकि उनका जो प्रेजेंस है वो सिर्फ एक राज्य में नहीं है, बल्कि 2 राज्य में नहीं, बल्कि पूरे देश के लेवल पर बहुत सारे राज्यों में है। और ये जो पार्टीज हैं इनके अपने अपने स्टेट लेवल पर यूनिट्स भी होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी नेशनल पार्टी जो है वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार का चुनाव लड़ेगी, ऐसा बात नहीं है। नेशनल पार्टी जो है उसका प्रेजेंस 1 राज्य, 2 राज्य, 4 राज्य से ज्यादा, बल्कि पूरे देश के स्तर पर उसका प्रेजेंस मौजूद है। और इन पार्टीज के अपने स्टेट यूनिट्स भी होते हैं जो कि स्टेट लेवल पर चुनाव लड़ते हैं और स्टेट लेवल पर सरकार बनाते हैं। और ये जो स्टेट लेवल पर जो आपके यूनिट्स होते हैं, ये इस पॉलिटिकल पार्टी के जो पॉलिसीज है जो कि वो नेशनल लेवल पर अपनाती है, उसी को फॉलो करते हैं, उसी प्रोग्राम्स को फॉलो करते हैं, और उसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं जो कि नेशनल लेवल पर ये नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज बनाती है। तो देखिए, इंडिया में जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं उन सभी को इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर कराना होता है। यानी कि अगर आप जाकर कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं तो आपको सबसे पहले जाकर इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर कराना होगा, तभी आपको सरकारी मान्यता पार्टी के लिए मिलेगी। नहीं तो फिर आपको उस पार्टी बनाने का कोई वैल्यू नहीं है, उस पार्टी का कोई मान्यता नहीं है। और ये जो मान्यता देने का काम है ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन करता है, और इसके अलावा कोई नहीं करता, बल्कि सरकार भी नहीं करता, कोर्ट भी नहीं करता, कोई भी नहीं करता है। और ये जो कमीशन है, इलेक्शन कमीशन, ये सभी पार्टीज को इक्वली ट्रीट करता है, चाहे वो पार्टी 10 मेंबर्स का हो, 10 वोट उसे मिले हो या फिर 1 करोड़ वोट मिले हो, सभी पार्टीज को ये इक्वली ट्रीट करता है। लेकिन जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि अगर मान लीजिए चुनाव हो रहा है, चुनाव में 10 पार्टियां खड़ी हैं और उसमें से सिर्फ 2 पार्टीज है जो कि चुनाव को जीत सकती हैं, जिनके पास इतना वोट परसेंटेज है या फिर जो चुनाव जीतने की स्थिति में है, तो फिर बाकी 8 को उतना बराबर का बेनिफिट क्यों मिले। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए, प्रैक्टिकलिटी को ध्यान में रखते हुए, जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उसमें से कुछ जो पार्टीज होती हैं जिनके चुनाव जीतने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जिनको जनता का ज्यादा समर्थन प्राप्त है, उनको जो कमीशन है वो कुछ स्पेशल बेनिफिट देती है। और ये जो पार्टी जो उनमें से कुछ बेनिफिट है, जैसे कि उस पार्टी को यूनिक सिंबल मिलेगा जो कि स्टैब्लिश्ड पार्टी है, रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है, जिसको एक तरीके से बहुत ज्यादा समर्थन प्राप्त है, उनको यूनिक सिंबल मिलेगा। और जो ऑफिशियल कैंडिडेट होगा इस पार्टी का, वो उस यूनिक सिंबल को लेकर जाकर चुनाव लड़ सकता है और जाकर प्रचार कर सकता है। और इसके अलावा कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे उनको ऑफिस मिलता है और भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं इलेक्शन कमीशन द्वारा। और ये सभी जो पार्टीज होते हैं इनको रिकॉग्नाइज्ड पार्टी कहा जाता है, यानी कि जिनको इलेक्शन कमीशन एक सिंबल देता है और इसके अलावा और भी तरीके की सुविधाएं देता है, इनको रिकॉग्नाइज्ड पार्टी कहा जाता है, या फिर हम कह सकते हैं इस्टेब्लिश्ड पार्टी कहा जाता है। और जो इलेक्शन कमीशन है उसने कुछ क्राइटेरिया बनाकर रखा है कि आप इस क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे तभी जाकर आपको रिकॉग्नाइज्ड पार्टी कहा जाएगा और आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। और ये जो क्राइटेरिया है, इन क्राइटेरिया को हम देख लेते हैं। आइए, तो देखिए, यहां पर सबसे पहले बात की गई है लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि स्टेट की, यानी स्टेट लेवल पर अगर कोई
कोई पार्टी बनना चाहती है, स्टेट पार्टी बनना चाहती है, तो उसको क्या करना होगा? तो उस पार्टी को स्टेट लेवल पर जो चुनाव हुआ है, यानी असेंबली का जो चुनाव हुआ है, उसमें जितने भी वोट पड़े हैं उन सभी वोट का 6% वोट उसे पाना होगा, यानी उसको 6% वोट मिलना चाहिए, और इसके साथ ही उसको 2 सीट जीतना होगा। अगर ये दोनों क्राइटेरिया को कोई पार्टी फुलफिल करती है, कंप्लीट करती है, तो उस पार्टी को स्टेट पार्टी का दर्जा मिलेगा, उस राज्य में स्टेट पार्टी का दर्जा मिलेगा। और कोई भी पार्टी जो है वो 6% वोट लाती है लोकसभा में, यानी पूरे देश में जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ उसमें से 6% वोट लाती है, या फिर 4 स्टेट्स के असेंबली इलेक्शन में 6% वोट मिलता है, और इन दोनों में से किसी एक क्राइटेरिया को फॉलो करता है और इसके साथ ही 4 सीट जीती है लोकसभा में, तब ऐसी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा मिलेगा। तो ये क्राइटेरिया था स्टेट पार्टी बनने का या फिर आपको नेशनल पार्टी बनने का। तो इस क्राइटेरिया को ध्यान रख ले। तो सबसे पहले फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। स्टेट पार्टी बनने के लिए 6% वोट असेंबली इलेक्शन में, और इसके साथ ही प्लस में 2 सीट, और ये जितना चाहिए स्टेट पार्टी बनने के लिए। और नेशनल पार्टी बनने के लिए 6% वोट या तो आपको लोकसभा के इलेक्शन में या फिर 4 असेंबली इलेक्शन में आपको 6% वोट, और इसके साथ ही आपको 4 सीट लोकसभा में। तो ये क्राइटेरिया, अगर इन दोनों में से कोई क्राइटेरिया फॉलो करता है, यानी कि 6% वोट लोकसभा में या फिर 6% वोट 4 असेंबली इलेक्शन में, और इसके साथ ही 4 सीट, तो ये दोनों क्राइटेरिया को अगर कोई पार्टी फॉलो करती है तो उसको नेशनल पार्टी का दर्जा मिलेगा। तो इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए, यानी इस क्लासिफिकेशन को फॉलो करते हुए, इंडिया में 6 नेशनल रिकॉग्नाइज्ड पार्टी, यानी कि 6 नेशनल पार्टी हैं 2006 में। और अगर अभी की बात करें तो अभी 7 नेशनल पार्टीज हैं। तो इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा सीख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। तो यहां पर सबसे पहला आ जाता है हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी। तो इसको कांग्रेस पार्टी के नाम से जाना जाता है। ये इंडिया की ओल्डेस्ट पार्टी है, और ये एक तरीके से पूरे वर्ल्ड की भी ओल्डेस्ट पार्टी है। वन ऑफ द, ऐसा नहीं कि सबसे ओल्डेस्ट यही है, इसके अलावा और भी है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी है। और इसको 1885 में फाउंड किया गया था, और इसमें कई सारे आपको स्प्लिट्स देखने को मिले, यानी कई सारे लोग इस पार्टी से अलग होकर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है या फिर किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। और ये एक तरीके से इंडिया में काफी, इंडियन पॉलिटिक्स में काफी डोमिनेंट रोल इसने अदा किया है, और इसमें कई सारे आपको नेशनल और स्टेट लेवल पर इसने कई बार रूल किया है इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद। और जवाहरलाल नेहरू के लीडरशिप में ये जो पार्टी है ये मॉडर्न सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाना चाहती है इंडिया में, और ये 1977 तक पावर में रही थी, और इसके बाद 1980 से 89 तक, 89 के बाद इसका जो बेस है वो काफी कम होने लगा, और इसका जो प्रेजेंस है वो अभी भी पूरे इंडिया में है, और इसका प्रेजेंस आपको हर तबके में देखने को मिल जाएगा, सोसाइटी के हर तबके में। और ये एक तरीके की सेंट्रलिस्ट पार्टी है, यानी कि ये ना तो राइटिस्ट पार्टी है ना ही आपको लेफ्टिस्ट पार्टी है। इसका जो आइडियोलॉजी है वो आपको सेंट्रलिस्ट पार्टी की आइडियोलॉजी है। अगर आपसे एग्जामिनेशन में इसके बारे में लिखना हो, इस पार्टी के बारे में, तो आप यही लिखेंगे, ये सेंट्रलिस्ट पार्टी है। और ये सोसाइटी का आपको वेलफेयर करना चाहती है और सेक्युलरिज्म को फॉलो करती है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप इसको चाहें तो एक्सप्लेन में पढ़ सकते हैं। मैं इसको शॉर्ट में कंप्लीट कर रहा हूँ। इसके बाद आपका आ जाता है नेक्स्ट भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, जो कि अभी इंडिया में रूल कर रही है, और ये 1980 में फाउंड हुई थी। और इसके पहले एक पार्टी हुआ करती थी भारतीय जनसंघ, उसी को फिर से रिफॉर्मेशन हम कहेंगे कि उसको नाम चेंज करके एक नई पार्टी बनाई गई, भारतीय जनता पार्टी। और ये इंडिया को काफ़ी स्ट्रांग और मॉडर्न इंडिया बनाना चाहती है, इंडिया के एंशिएंट कल्चर और वैल्यूज़ को ध्यान में रखते हुए। और इस पार्टी का एक मेन एजेंडा है वो है कल्चरल नेशनलिज्म, या फिर जिसको कि हम हिंदुत्व भी कहते हैं। और इसका जो पॉलिटिक्स है या फिर इसका जो नेशन है उसमें जो हिंदुत्व है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। और ये जो पार्टी है ये पूरे इंडिया का, आपको जो जम्मू कश्मीर है इंडिया में, उसका फुल टेरिटोरियल और पॉलिटिकल इंटीग्रेशन चाहती है इंडिया के साथ। जैसे कि आपका जो अभी आज़ाद कश्मीर है, या फिर जो पीओके है, यानी कि जिसको पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, उसको इंडिया में मिलाना चाहती है। और इसके साथ ही ये इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना चाहती है, और रिलीजियस कन्वर्जन्स जो है उसको बैन करना चाहती है। और इसका जो बेस है वो 1990 के बाद काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, और काफ़ी ज़्यादा इसको लोगों द्वारा समर्थन मिल रहा है। और इसके बाद तो बेस मेन पॉइंट है कि ये अभी सरकार में है, अभी इंडिया में रूल करी है। इसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट पार्टी, वो है बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी। और ये 1984 में बनी थी। 1984 में इसका फॉर्मेशन हुआ था कांसीराम के लीडरशिप में। और ये एक तरीके से जो सोसाइटी के दबे कुचले तबके हैं, जैसे कि आपके जो दलित्स हो गए, आदिवासीज हो गए, ओबीसीज हो गए, या फिर जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हो गए, इनको रिप्रेजेंट करती है या फिर इनको सामने आगे लाना चाहती है। और ये जो आपके पुराने लीडर्स हैं, जैसे कि साहू
शाहू महाराज, महात्मा फुले, पेरियार, रामास्वामी नायकर, बाबा साहेब अंबेडकर, इनके जो टीचिंग्स हैं या फिर इनके जो आइडियाज़ है इनको फॉलो करती है, उसी को ध्यान में रखते हुए अपने आइडियोलॉजी को रखती है या फिर अपने पॉलिसीज़ को बनाती है। और इसका जो मेन बेस है वो है उत्तर प्रदेश में, और इसका जो प्रेजेंस है वो दूसरे आसपास के इलाकों में जैसे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली और पंजाब में भी इसका काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंस है। और इसने कई बार उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट बनाया है। और इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो आगे हमारा आ जाता है नेक्स्ट पार्टी, वो है CPIM यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। तो ये बनी थी 1964 में और ये मार्क्सिज्म लेनिनिज्म में बिलीव करती है। तो ये क्या होता है, ये काफ़ी डीप टॉपिक है, काफ़ी उसको आप चाहें तो अलग से पढ़ सकते हैं, यहाँ पर उसको उतना डिटेल में पढ़ना जरूरी नहीं है। और ये जो पार्टी है ये सोशलिज्म को सपोर्ट करती है, सेकुलरिज्म को सपोर्ट करती है और डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती है। और इसके साथ ही ये कम्युनलिज्म यानी जो आपका सांप्रदायिकवाद है या फिर जो इंपीरियलिज्म है इसको विरोध करती है। तो सेकुलरिज्म का सिंपल मतलब यही हुआ कि आप किसी भी धर्म को चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, आपको कोई बंदिश नहीं है, आपको कोई रोकेगा नहीं या फिर आपको कोई टोकेगा नहीं। और ये डेमोक्रेटिक इलेक्शंस को काफ़ी एक यूजफुल और हेल्पफुल मीन्स के रूप में अपनाती है, मानती है कि उसके जरिए जो इंडिया है वहां पर सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस को लाया जा सकता है। और इसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्राप्त है वेस्ट बंगाल में, केरल में और त्रिपुरा में। और इसके साथ ही जो आपके इन इलाकों के जो पुअर लोग हैं, गरीब लोग हैं, फैक्ट्री वर्कर्स हैं, फार्मर्स हैं, एग्रीकल्चरल लेबर्स हैं, इन सभी के बीच में काफ़ी ज़्यादा इसको समर्थन प्राप्त है। और जो नई इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई जा रही है इंडिया में, जिसमें कि फॉरेन कैपिटल के फ्लो को काफ़ी फ्री कर दिया गया है इंडिया में, उसका ये काफ़ी विरोध करती है। और ये वेस्ट बंगाल में करीब 32 साल तक पावर में रही है, अब ये पावर में नहीं है वेस्ट बंगाल में। और 2004 इलेक्शन में इसको करीब 6% वोट मिले थे और 43 सीट्स इसने जीती थी लोकसभा में, इसलिए ये अभी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है। इसके बाद आगे बढ़े तो आगे हमारा नेक्स्ट पार्टी आ जाता है, वो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI। और ये 1925 में बनी थी और ये मार्क्सिज्म लेनिनिज्म में बिलीव करती है। और इसके साथ ही ये सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी में बिलीव करती है। और ये एक तरीके से जो सिसनिज्म है इसका ये काफ़ी विरोध करती है और जो कम्युनलिज्म है इसका भी काफ़ी ज़्यादा विरोध करती है। और ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को एक तरीके के रूप में अपनाती है ताकि जो वर्किंग क्लास है, फार्मर्स हैं, पुअर्स हैं, इनके इंटरेस्ट को सामने रखा जा सके, उनके इंटरेस्ट को प्रमोट किया जा सके। और इसको ये काफ़ी वीक हो गई 1964 में जब इस पार्टी का स्प्लिट हुआ उसके बाद। और जब ये इसी पार्टी से अलग होकर CPIM पार्टी बनी। और इसका जो प्रेजेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है केरला में, वेस्ट बंगाल में और भी दूसरे रीजन्स जैसे कि आपके जो पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन रीजन्स में इसका काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंस है। और इसके साथ ही जो इसका सपोर्ट बेस है ये काफ़ी पिछले सालों में काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है। और ये जो 2004 लोकसभा इलेक्शन हुआ था वहाँ पर इसको 1.4% वोट मिले थे और 10 सीटें जीती थी इसने 2004 लोकसभा इलेक्शन में। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो आगे हमारा नेक्स्ट पॉलिटिकल पार्टी आ जाता है, वो है NCP नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। ये 1999 में बनी थी जब और ये पार्टी कांग्रेस पार्टी से अलग होकर बनी थी। और ये डेमोक्रेसी को अपनाती है और इसके साथ ही जो गांधीयन सेकुलरिज्म है इसको ये फॉलो करती है। और इसके साथ ही इक्विटी, सोशल जस्टिस और फेडरलिज्म को ये फॉलो करती है। और इसका मानना ये है कि जो इंडिया का जो गवर्नमेंट है वहाँ पर जो हाई ऑफिसेज हैं, सरकार है, वहाँ पर इंडिया के जो नेचुरल बोर्न सिटीजन्स हैं उनको ही बनना चाहिए। और ये महाराष्ट्र में काफ़ी बड़ी पार्टी है और इसके साथ ही इसका जो प्रेजेंस है वो आपको मेघालय, मणिपुर और असम में भी है। और महाराष्ट्र में ये कोलिशन पार्टनर के रूप में मौजूद है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो आगे हम पढ़ते हैं स्टेट पार्टीज को। ऊपर हमने जिन 6 पार्टीज के बारे में पढ़ा, उन पार्टीज के अलावा तो ज़्यादातर जितने भी पार्टीज हैं इंडिया में उनको इलेक्शन कमीशन द्वारा स्टेट पार्टीज के रूप में कहा जाता है, स्टेट पार्टीज माना जाता है। और इनको जनरली रीजनल पार्टीज कहा जाता है। तो देखिए ऐसा नहीं है कि स्टेट पार्टी इनको कह दिया गया तो इनकी जो आइडियोलॉजी है या फिर इनकी जो थिंकिंग है वो सिर्फ और सिर्फ एक स्टेट के बारे में है। यानी कि अगर वो यूपी में है तो सिर्फ वो यूपी के बारे में बात करते हैं, दूसरे राज्यों के बारे में बात नहीं करते, कंट्री के बारे में बात नहीं करते, ऐसा नहीं है। ये जो पार्टीज हैं इनकी आइडियोलॉजी पूरे इंडिया के लेवल पर हो सकती है, इनकी थिंकिंग जो है, इनकी जो पॉलिसीज है वो पूरे इंडिया के लेवल पर हो सकती है। लेकिन इनका जो प्रेजेंस है वो सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ राज्यों में, जैसे कि आपका जो समाजवादी पार्टी है, समता पार्टी है या फिर जो राष्ट्रीय जनता दल है, ये जो पार्टीज हैं इनकी थिंकिंग आपको नेशनल लेवल पर भी देखने को मिलेगी। लेकिन इनका जो प्रेजेंस है वो सिर्फ 1 या फिर 2 राज्यों में है, इस वजह से इनको नेशनल पार्टी का दर्जा नहीं मिला है। और इसमें से जो इसके अलावा कुछ ऐसी भी पार्टीज हैं जिनकी जो थिंकिंग है वो सिर्फ और सिर्फ एक राज्य को लेकर है, एक खास इलाके को लेकर है, जैसे कि आपका बीजू जनता दल हो गया जो कि सिर्फ और सिर्फ उड़ीसा में है, उसके अलावा कहीं वो चुनाव नहीं लड़ती है, कहीं वो पार्टिसिपेट नहीं करती है। इसके अलावा आपका सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट जो कि सिर्फ और सिर्फ सिक्किम में है, इसके अलावा मिजो नेशनल फ्रंट। तो ये जो पार्टीज हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपको एक खास स्टेट में है या फिर एक खास रीजन में है और उसी इलाके में सिर्फ ये चुनाव लड़ते हैं। तो देखिए स्टेट पार्टीज में भी 2 तरीके के पार्टीज हमने देख लिए। पहला तो आपका जो कि पूरे कंट्री पर लेवल पर मौजूद है, उनका ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन उनका जो वोट परसेंटेज है या फिर उनका जो प्रेजेंस है वो किस 1 या फिर 2 राज्यों में है। और उसके अलावा दूसरे तरीके जो स्टेट पार्टीज हो गया कि उनका प्रेजेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 या फिर 2 राज्यों में है।
उसके अलावा वो कहीं भी पार्टिसिपेट नहीं करते चुनाव में, कहीं भी वो जाकर चुनाव नहीं लड़ते हैं। और अगर हम पिछले 3 डिकेड की बात करें यानी 1980s के बाद की बात करें तो जो नंबर है इस तरीके की पार्टी का यानी स्टेट पार्टीज का वो काफ़ी बढ़ा है और इसके साथ ही इनकी जो मजबूती है वो भी काफ़ी बढ़ी है। और इस वजह से हम देखते हैं कि जो पार्लियामेंट है इंडिया का वहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्स लोग मौजूद हैं और एक तरीके से जो डाइवर्स आवाज़ हमें देखने को मिलती है। और इसके साथ ही जो कोई भी जो नेशनल पार्टी है इन सभी पार्टीज के आने की वजह से लोकसभा में मेजोरिटी उसको नहीं मिलती है, लेकिन आपको पता है कि 2014 इलेक्शन में जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था वहां पर मेजोरिटी मिली थी सरकार को। और इस वजह से जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको अलायंसेस फॉर्म करने पड़ते हैं स्टेट पार्टीज के साथ, क्योंकि अगर वो चुनाव जीतती हैं और उनको बहुमत नहीं मिलता है तो उनको सरकार बनाने के लिए एक निश्चित आंकड़ा चाहिए 272 का, तो 272 पाने के लिए उनको गठबंधन करना पड़ता है। और 1996 के बाद करीब हर एक राज्य ऐसा है जहां पर आपको एक न एक आपको स्टेट पार्टी देखने को मिल जाती है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो आगे हमारा मैप दिया गया है, इसमें आप देख सकते हैं कि हर राज्य के कौन कौन से स्टेट पार्टीज हैं उनके बारे में बताया गया है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर है, इसमें इतने इतने इतने, तो आप इस पूरे लिस्ट को देख लें, काफ़ी लिस्ट। बहुत हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज, तो इसको हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।